हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज इलेक्ट्रिसिटी का फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का सारे थ्योरी पार्ट का जो भी कंसेप्ट है, जो भी ऑब्जेक्टिव में है, जो पूछा जाता है, वो सारा क्वेश्चन मैं एक साथ लिस्ट में लेके आया हूं, जो कि हर हाल में एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलो वन बाय वन सबको देखते हैं। इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में जितना भी थ्योरी होगा वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और एज वेल एज थ्योरी क्वेश्चन भी तुम्हारा बनेगा। ठीक है, तो उसका ध्यान में रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या है टॉपिक? डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड हाउ इट इज मेजर्ड। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है, मतलब सबसे छोटा प्रॉपर्टीज, जो कि मतलब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है। तो ये जो फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज होता है, इसके कारण हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, उस फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो फोर्स जो किससे बनता है, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस से बनता है। ठीक है, बोल रहा हाउ इट इज मेजर्ड। कैसे मेजर किया जाता है इसको? इसका जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू IT होता है, और इसको मेजर जो किया जाता है, इट इज मेजर्ड इन कूलम। किसमें मेजर किया जाता है? कूलम। इसका जो यूनिट होता है कूलम होता है। और बोलता है, फिर से पूछा जाता है कि 1 कूलम का जो डेफिनेशन होता है, हमेशा पूछा जाता है कि हाउ इट इज, व्हाट इज डिफाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड SI यूनिट और 1 कूलम। तो 1 कूलम का मतलब क्या हुआ? 1 कूलम का मतलब हुआ 1 कूलम इज द SI यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड। तो बोल रहा है 1 कूलम चार्ज को डिफाइन जो करोगे, तो 1 कूलम चार्ज इक्वल टू होता है, जैसे 1 कूलम इक्वल टू I कितना होता है? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितना एरिया में, एक सेकेंड में जितना एम्पियर करंट फ्लो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 कूलम चार्ज। इस डेफिनेशन को बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला डेफिनेशन बहुत हमेशा पूछा जाता है, व्हाट डिफाइन 1 कूलम चार्ज। तो तुम बोलोगे 1 कूलम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड में जितना एम्पियर, 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो होगा, तो उसको बोलेंगे 1 कूलम चार्ज। तुम्हारे पास 3 चीज है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्जेस का डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा जाएगा 1 नंबर में, और तुम्हारा ये 1 कूलम का डेफिनेशन पूछा जाएगा 1 नंबर में। ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है। 5 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है ये 1 कूलम चार्ज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, हाउ इट इज मेजर्ड। फिर सेम क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाता है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, इट इज गिवन बाई I इक्वल टू Q बाई T। क्या बोले? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या होता है? Q बाई T, और Q बाई T को हम लोग क्या बोलेंगे? I। Q बाई T को क्या बोलेंगे? I। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और दूसरा क्या होता है? इसको डिफाइन क्या करते हैं? एम्पियर से। अच्छा, उसमें हम लोग पढ़े थे कि 1 कूलम को कैसे डिफाइन करते हैं। इसमें देखो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं। 1 एम्पियर का मतलब हुआ 1 एम्पियर इज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर क्या बोलेंगे? Q बाई T। Q कितना होता है? 1 कूलम। कितना होता है? 1 कूलम बाई टाइम कितना होता है? 1 सेकेंड। तो हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर कब बोलेंगे? 1 एम्पियर करंट जब 1 सेकेंड में, एक क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज फ्लो हो? 1 कूलम चार्ज फ्लो हो। तो 1 कूलम चार्ज को बोलेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ इट इज मेजर्ड। मेजर्ड कैसे किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का? अब इसका डेफिनेशन तुमको हमेशा पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, जैसे ऐसे करके जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वर्क डन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जितना वर्क करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और कितना में क्या होता है? यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज में। तो पोटेंशियल, इसका जो फॉर्मूला बन के आता है, V इक्वल टू होता है W बाई Q, जहां W क्या है तुम्हारा? वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन। और Q क्या होता है तुम्हारा? चार्ज। क्या होता है? चार्ज। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन बनता है। इसका एक न्यूमेरिकल्स आता है, V इक्वल टू W बाई Q। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट इज मेजर्ड इन वोल्ट। ये हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर बोलता है 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या है? 1 वोल्ट का डेफिनेशन, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयर 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज। 2 पॉइंट से एक पॉइंट पे
अगर कितना 1 कूलम चार्ज तुमको फ्लो करवाना है, उसमें कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़े, तुम बोलोगे कितना वोल्ट है उसका, 1 वोल्ट है। ठीक है, ये डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। चलो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डिफरेंस देखते हैं। बोल रहा है अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। और बोल रहा है डिपेंड्स ऑन द लेंथ, एरिया एंड क्रॉस सेक्शन। तुम लोग फॉर्मूला भी पढ़े होगे, आर इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, और तीसरा बोल रहे हैं चेंजेस व्हेन साइज ऑफ द स्टेज ऑफ कंडक्टर चेंज। मतलब कोई भी लेंथ और एरिया चेंज होगा तो वो क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। फोर्थ क्या बोल रहा है, एसआई यूनिट कितना होता है, ओम। ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो रेजिस्टिविटी में क्या बोल रहा है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ऑफ अ मटेरियल दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। मटेरियल क्या है तो अपोज, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, बट ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये भी अपोज करता है बट कंप्लीटली अपोज नहीं करता है। ठीक है, उसका डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, और थोड़ा सा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बट ये ज्यादातर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। थर्ड बोल रहा है डज नॉट चेंज विद साइज ऑफ द शेप ऑफ कंडक्टर। ये क्या होता है, चेंज नहीं करता है, साइज ऑफ द शेप ऑफ कंडक्टर में चेंज नहीं करता है। और डिनोटेड बाय क्या होता है, रो। डिनोटेड बाय रो, ये डिनोटेड बाय आर, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, फिर बोलता है एसआई यूनिट ऑफ क्या है, एसआई यूनिट रो, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर। हमेशा याद रखना, रेजिस्टिविटी ऑफ एसआई यूनिट हमेशा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ एसआई यूनिट ओम मीटर। ठीक है, ये चारों पॉइंट तुमको डिफरेंस पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है, डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन में तुमको पढ़ना पड़ेगा सारा चीज। इसका डेरिवेशन हमेशा पूछा जाता है, 3 से 4 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है। क्या बोला, डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो किसको ये करना है, तुम्हारे पास 3 रजिस्टर दिया हुआ रहेगा, 3 रजिस्टर, उसमें लिखेगा R1, R2 और R3। तुमको पहले गिवन नोट करना है क्या, 3 रजिस्टर R1, R2, R3 इन कनेक्टेड इन टोटल सीरीज। टोटल रजिस्टेंस तुम्हारा RS। करंट इन सर्किट क्या है तुम्हारा I। इन सीरीज क्या होता है, सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल रजिस्टर। करंट क्या होता है, सेम होता है, और वोल्टेज होता है अलग अलग। तो तुम्हारा सबसे पहला चीज ये लिखोगे, तुम क्या लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या लिखोगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखोगे। उसके बाद जो तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिखोगे, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3 लिखोगे। ठीक है, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3 लिखोगे। और टोटल तुम्हारा जो ये फॉर्मूला आएगा, ये तुम्हारा आएगा V1 इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्या करोगे, V1 के जगह पे क्या पुट करोगे, IR1, IR2 और IR3 यहां पुट करोगे। तो ये तीनों फॉर्मूला तुम्हारा I कॉमन आएगा, तो तुम्हारा ये बनेगा तुम्हारा आंसर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तीनों तुम्हारा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तुम्हारा प्रूफ होगा। ये हमेशा 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है, तो तुमको इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। ये तुम्हारा तरीका है, इस तरीका को लिखना पड़ेगा। और फिर तुम्हारा ये कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद ये आएगा तुम्हारा, उसके बाद फिर तुम्हारा R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। यह है डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तुमको पूछा जाएगा कि एड इफ 3 रेजिस्टेंस हाउ इट विल प्रूव दैट द नेट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे तुमको बोलना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डेरिवेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, उसमें क्या था, सीरीज में करंट सेम था, बस पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज करंट अलग अलग होता है। तो देखो करंट यहाँ अलग है, यहाँ भी अलग है और यहाँ भी अलग है। ठीक है, और देखो वोल्टेज, इसका वोल्टेज कितना है, सेम है, इसका वोल्टेज टोटल कितना है, V है। तो तुम ऐसे लिखोगे, सबसे पहला लिखोगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 इक्वल टू कितना हो जाता है, V1 बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2, I3 इक्वल टू V बाई R3। तो इसका ये सारा वैल्यू यहाँ पुट करना है, इसका वैल्यू यहाँ पुट करना है और इसका वैल्यू यहाँ पुट करना है। जब इसको पुट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा I इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V कॉमन निकालने के बाद 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। उसके बाद तुम लिखोगे इसको ऐसे, V बाई R1 इक्वल टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3।
और तुम्हारा वी भी हो गया कैंसिल। तो 1/r इक्वल टू तुम्हारा आ गया 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो तुमको इस हिसाब से लिखना पड़ेगा, इसको बढ़िया से नोट करना और प्रैक्टिस करके जाना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड राइट इट्स कॉमर्शियल यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछता है ये 3 नंबर में 2 नंबर में हमेशा पूछता है। क्या बोलता है? डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बोल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंसेस व्हेन इट ऑपरेट्स फॉर एन सर्टेन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन बोथ द पावर एंड द अप्लायंसेस। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंसेस व्हेन इट ऑपरेट्स फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ सर्टेन के टाइम में जितना भी पावर जो होता है कलेक्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी। कौन सा? कुछ अमाउंट के लिए, कुछ अमाउंट के लिए जितना भी पावर सप्लाई होता है कुछ टाइम के लिए, वो टाइम को उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको बोलेंगे पावर इनटू टाइम, इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं टाइम। और एक बोलता है डिफाइन राइट इट्स कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, तो इसको बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। और 1 यूनिट को ही बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट का आवर का इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये हमेशा पूछा जाता है, राइट इट्स कमर्शियल यूनिट, ये इसको याद रखना। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इसको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर। Definition of electrical power. Electrical power is the rate at which electrical energy is consumed by converted other forms of energy in an electrical circuit. Electrical power का जो फार्मूला होता है वो पावर इक्वल टू क्या हुई? तो एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी बाई टाइम। तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एक टाइम में रेट ऑफ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पावर। तो तुम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। और पावर का 3 फार्मूला बनता है, तो कैसे बनेगा ये फार्मूला? तो पावर इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी इक्वल टू एनर्जी अपॉन टी। तो पावर इक्वल एनर्जी अपॉन टी। तो एनर्जी को क्या लिख सकते हो? क्यू इंटू वी। क्यू इंटू वी बाई क्या लिख सकते हो? टाइम। तो क्यू बाई टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो? आई इंटू वी। क्यू बाई टी क्या होता है? आई होता है, क्यू बाई टी आई, तो आई इंटू वी। तो आई इंटू पावर इक्वल टू क्या हुआ? पहला फॉर्मूला वी इंटू आई, दूसरा पावर का क्या फॉर्मूला हुआ? आई स्क्वायर आर, और तीसरा फॉर्मूला क्या हुआ? वी स्क्वायर बाई आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तुमको हमेशा याद रखना है, हर हाल में याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रहना ही रहना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए। कोई भी फॉर्मूला हमेशा कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पावर पे। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट का बात बोलेंगे तो इसका ऐसा यूनिट ये होता है, इसका यूनिट ये होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। तुमको ये पता होना चाहिए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट होता है हमेशा। और क्या है? 1 वाट का डेफिनेशन पूछता है हमेशा। 1 वाट का डेफिनेशन देखो क्या 1 वाट का डेफिनेशन है, 1 watt is the power consumed when a current of 1 ampere flows under a potential difference of 1 volt. क्या बोले? 1 watt is the power consumed when a current of 1 ampere flows under a potential difference of 1 volt. 1 watt का मतलब यह हुआ पावर कब कंज्यूम करेगा? जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। कब? पोटेंशियल डिफरेंस 1 पे, मतलब 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट इक्वल टू 1 वाट, इक्वल टू 1 वाट। ये तुमको डेफिनेशन तुमको पता होना चाहिए। इक्वल टू 1 वाट क्या होना? पता होना चाहिए, ये तुमको पता होना चाहिए। 1 वाट इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट। ये हमेशा तुम अगर देखोगे तो तुम्हारा 1 by 1 प्रीवियस पीवाईक्यूज अगर उठा के देखते हो तो तुमको लगेगा क्या कि एक ना हर साल तो पूछ ही रहा है क्वेश्चन। तो इसको पूछने का, इसको लिखने का तरीका क्या है उसको देखते हैं, उसको नोटिस करते हैं। तो पहला चीज तुम्हारा लगेगा स्टेटमेंट। क्या रहेगा? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? बोल रहा है हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। स्क्वायर ऑफ करंट क्या है? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट होना चाहिए। दूसरा रेजिस्टेंस, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होना चाहिए। तीसरा टाइम, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होना चाहिए। आफ्टर कंबाइनिंग दिस क्या लिखोगे तुम? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R T। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा क्या हो गया? H इक्वल टू I स्क्वायर R T। ये तुम्हारे पास पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर
यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंसेप्ट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंसेप्ट क्या तुम बोल सकते हो, पावर इक्वल टू कितना होता है, V इंटू आई। अब एनर्जी क्या होता है, H इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर का तुम यहाँ फॉर्मूला पुट करोगे तो कितना होगा, V इंटू आई इंटू टी। अब V इक्वल टू फ्रॉम ओम्स लॉ तुम क्या पता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो V इक्वल टू आई आर तुम यहां अगर पुट कर दोगे इसके जगह पे, तो तुम क्या होगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जब H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा आंसर हो गया H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, H इक्वल टू कितना हो गया, आई स्क्वायर आर टी। तो तुमको ये 1 बाय 1 पता होना चाहिए कि कैसे लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ। इसको अगर तुम लिख के आओगे तो तुम्हारा 5 नंबर अगर तुम्हारा रहेगा तो तुम्हारा 5 नंबर लगभग पक्का। ठीक है, चलो इसको देखते हैं नेक्स्ट। अब आ रहा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है पिछले वाले लेक्चर में, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग क्या है। पहला चीज तो तुम ये सोच सकते हो कि जो तुम्हारा जब कोई अप्लायंसेस तुम यूज करते हो, अप्लायंसेस कहने का मतलब है कि फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तब तुम कोई अप्लायंसेस यूज करते हो, उसके जो सरफेस पे होता है ना, जब कोई सरफेस तुम्हारा खुला रह जाता है, अगर गलती से कोई भी इलेक्ट्रिक वायर, कंडक्टिंग वायर अगर उसमें टच हो रहा है तो उसमें तुमको करंट का झटका लगता है। वो करंट का झटका लगने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक बोल सकते हैं उसको, और वो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए तुम अर्थिंग यूज करते हो। तो अर्थिंग का क्या काम है कि वो तुमको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। इलेक्ट्रिक शॉक अगर तुमको लगेगा, कोई भी अगर तुम सब रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हो, अगर तुम उससे अर्थिंग से कनेक्ट करते हो तो उसका जो एक्स्ट्रा करंट होगा जो मेटल के सरफेस में रहेगा, वो एक्स्ट्रा करंट को वो क्या करेगा, खींच लेगा, या तुम बोल सकते ड्रॉ कर लेगा। एक्स्ट्रा करंट कहां से, वो अर्थ में खींच लेगा। तो तुम बोल सकते हो, देखो क्या लिखा हुआ है, अर्थिंग इज अ सेफ्टी अरेंजमेंट इन विच द मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मेटल बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होगा, मतलब फ्रिज वगैरह हुआ, फ्रिज वगैरह का जो मेटल बॉडी होता है इज कनेक्टेड इन द ग्राउंड, इट प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर लीकेज करंट। लो रेजिस्टेंस पाथ, एक लीकेज करंट के जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो वायर होता है रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, वो प्रोवाइड्स लो रेजिस्टेंस पाथ फ्रॉम लीकेज करंट टू फ्लो इनटू द अर्थ। किसमें फ्लो करवाता है, अर्थ में फ्लो करवाता है। दिस प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक, अभी हमने क्या बात किया, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। टू द यूजर इफ द इंसुलेशन फेल्स, अगर इंसुलेशन फेल हो जाता है, ये क्या इलेक्ट्रिकल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक से बताता है। तो अर्थिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अप्लायंसेस फ्रॉम द डैमेज ड्यू टू हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हो गया है तो तुम क्या करते हो, अर्थिंग उससे भी बचाता है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, इट हेल्प्स इन द सेफ ऑपरेशन ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ये तुम्हारा सिस्टम में हेल्प करता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर तुम अप्लायंसेस में यूज करते हो तो तुम्हारा 3 वायर रहता है। तो ये तुम्हारा रहता है लाइव वायर, ये होता है तुम्हारा न्यूट्रल वायर, ये होता है अर्थिंग वायर। जो अर्थिंग वायर होता है कभी कोई लगाता है कभी नहीं लगाता। अगर जो लगाता है उसके लिए सेफ्टी पर्पस के लिए लगाता है। अगर कोई पूछेगा कि अर्थिंग वायर अर्थिंग क्यों होता है, तो तुम बोलोगे सेफ्टी पर्पस से के लिए। और दूसरा होता है दिस प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये तुमको लिख के आना है, ये हमेशा पूछता है। अभी जो हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन मोस्ट अकरेंस क्वेश्चन है, मोस्ट अकर्ड क्वेश्चन है पीवाईक्यूज में। ये क्वेश्चन को देख के जाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why is tungsten used as the filament in an electric bulb? टंगस्टन क्यों यूज होता है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में? तो चलो इसका 4 चीजें पहला देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। दिस इज यूज्ड एज अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसका मेल्ट करने का एबिलिटी बहुत हाई होता है, मतलब इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए मेल्ट करने के लिए। तो जब इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए मेल्ट करने के लिए तो वो जल्दी तो मेल्ट होगा नहीं, तो इसके लिए टंगस्टन यूज किया जाता है। टंगस्टन इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 3400 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा रूम टेम्परेचर तो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, बट इसको मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए 3400 डिग्री सेल्सियस। सो इट कैन ग्लो व्हाइट हॉट विदाउट मेल्टिंग। तो कितना व्हाइट हॉट की तरह मेल्ट क्या करते हैं, ग्लो करता है। इसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, हाई होता है। जब इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है तो क्या करता है, ये करंट को बहुत स्लो कर देता है, करंट को बहुत स्लो कर देता है। तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होता है एक जगह पे। ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक जगह पे कलेक्ट होता है। ठीक है, इसका हाई रेजिस्टिविटी होता है। इट ऑफर्स अ हाई रेजिस्टेंस व्हिच प्रोड्यूसेस मोर हीट एंड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो क्या बोलते हैं, जब हाई रेजिस्टिव होगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक जगह पे कलेक्ट होगा, ज्यादा कलेक्ट होगा तो तुम्हारा लाइट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो हाई रेजिस्टिव होना बहुत जरूरी है टंगस्टन का। तीसरा है गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ करने का मतलब जो होता है, उसका जो स्ट्रेंथ जो होता है जाने का या ये करने का बहुत अच्छा होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, मतलब वो ग्रेविटी से अपोज होता है। ये थ्रू द टंगस्टन कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग, मतलब उसको खींचा जा सकता है कभी
कोई भी जो छोटा सा भी होल रहेगा तो उससे भी उसको टंगस्टन को खींचा जा सकता है। तो ये इसका टंगस्टाइल इंटेंट हुआ। तो फोर्थ क्या है, एवोपरेशन रेट। एवोपरेशन रेट का मतलब क्या हुआ, इट एवोपरेट्स स्लोली एट हाई टेम्परेचर इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ द बल्ब। जैसे जैसे बल्ब का जो उसका क्या कहते हैं, बल्ब का जो एबिलिटी होता है तो थोड़ा थोड़ा एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा इसका कितना फायदा है ये टंगस्टन यूज करने का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये लास्ट स्लाइड है। लास्ट स्लाइड क्या बोलते हैं, वाई नाइक्रोम यूज्ड एज अ हीटिंग एलिमेंट। नाइक्रोम क्यों होता है हीटिंग एलिमेंट में? तो पहला चीज है, नाइक्रोम इज यूज्ड एज अ हीटिंग एलिमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहला रीजन है हाई रेजिस्टिविटी। क्या है, हाई रेजिस्टिविटी। नाइक्रोम के लिए हाई रेजिस्टिविटी होता है जिससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्यूमुलेट होता है एक जगह पे। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्यूमुलेट होगा तो वो हीट ज्यादा पैदा करेगा। पहला रीजन तो क्या हुआ, हाई रेजिस्टिविटी, इसको तुम्हें लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, मतलब अगर ज्यादा टेम्परेचर हो तो उसको मेल्ट जल्दी ना करे। मेल्ट मतलब इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब 3400 लगभग होता है इसका भी। तो ये मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए है। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। रस्टिंग जो होता है, रस्ट नहीं करता है, ये जल्दी रस्ट नहीं करता, मतलब जंग नहीं लगता है इसमें। तो ये ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होता है तो रस्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छा होता है नाइक्रोम इसके लिए। और लॉन्ग लाइफ एंड ड्यूरेबिलिटी, इसका लॉन्ग लाइफ जो होता है एडवांटेज है कि बहुत ज्यादा दिन तक रहता है। जब रस्ट नहीं करेगा तो जब ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो ये ज्यादा दिन तक रह सकता है। तो नाइक्रोम जो हीटिंग एलिमेंट में यूज होता है, तुम देखोगे कहां यूज होता है इसका एप्लीकेशन कहां है, एप्लीकेशन ऑफ नाइक्रोम वायर का यूज होता है पहले हीटिंग एलिमेंट में। हीटिंग एलिमेंट मतलब तुम्हारा क्या हो गया, आयरन हो गया, जैसे तुम प्रेस करते हो उसमें लगा रहता है। तुमको अगर हीटर वगैरह में हो गया तो बहुत सारा, टोस्टर में भी यूज होता है, बहुत सारा टोस्टर वगैरह, तो उसमें भी नाइक्रोम वायर यूज होता है। तो जितना भी हीटिंग एलिमेंट है उसमें यह फायदा करता है। क्यों, क्योंकि इसका सबसे मेन चीज है हाई मेल्टिंग पॉइंट होना, दूसरा रेजिस्टिविटी होना, तीसरा ये डज नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। अगर ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा तो रस्ट नहीं पकड़ेगा, तो इसके लिए यूज करता है। तो चलो ये सब जितना भी सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है इसको 1 बाय 1 अच्छे से नोट्स बना के पढ़ना, जिसका तुम्हारा हेल्प मिलेगा। इसको ज्यादा मुश्किल से अपना टाइम देना, इसको अच्छे से नोट्स बना के जाना, तो एग्जाम में तुमको हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।